गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो देखो यार, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। जब भी आप लेक्चर लेने के लिए बैठ रहे होते हो तो निवेदन है मेरा कि आप पेन कॉपी साथ लेकर के बैठे। ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट लेके काम निकाल लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वो फिर गैलरीज में ही पड़ी रहेगी, कोई यूज नहीं होगा उनका, वो पड़ी रहेगी बस। और गैलरी चेक कर लो, बहुत सी पड़ी है, क्या मतलब है उनका वो आप भी समझ लो, ठीक है। तो जब तक आप पेन कॉपी लेकर के नोट नहीं करोगे तब तक वो स्टेबलाइज नहीं रहेगा, तब तक वो मेमोरी में स्टेबलाइज नहीं रहेगा, मेमोरी में याद नहीं रहेगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में पटक दो, फिर 2 दिन बाद में वहां से गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और अभी तो सब ठीक चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बाद की अगर मैं सिचुएशन देखूं तो गैलरी में इतना मैटर हो चुका होगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहां से क्या मैं क्या करूं, या कहां से क्या देखना है मुझे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट माने और मेरा निवेदन है कि आप पेन को भी साथ लेके बैठे और पेन कॉपी भी एक रफ कॉपी साथ में लेकर के बैठे और अपना फेयर कॉपी लेके बैठे। फेयर कॉपी में जैसे क्वेश्चंस मैंने किए तो इनको एक बार आप फेयर कॉपी में ना लिख करके सीधा एक बार रफ कॉपी में ट्राई करेंगे, फिर मैं जब इसका आंसर करूं तो मैच कर देंगे, ठीक है ना। सर इतनी मेहनत थोड़ी करनी होती है, ठीक है ना। तो देखो भाई, हमने लास्ट में पढ़ा था एडिशन ऑफ x2। एडिशन ऑफ x2 में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इसका मैकेनिज्म कैसा रहा, ठीक है ना। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन नहीं बनता, फ्रीली कार्बोकटाइन नहीं बनता था, ठीक है ना। साइक्लिक हेलोनियम आयन इसका इंटरमीडिएट होता है, और साइक्लिक हेलोनियम आयन एक इंटरमीडिएट था, और उसमें हमने कहा था कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। बोलो क्यों इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता था? क्योंकि एक फ्रीली कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता था, ठीक है। और याद करो, इसमें ओवरऑल मार्कोनिकॉव रूल ही फॉलो होता था, ठीक है। ओवरऑल अगर देखते थे तो मार्कोनिकॉव रूल, यानी नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा, नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो Cl2 है ये डबल बॉन्ड पे एंटी एडिशन होगा, और इसमें एंटी एडिशन का मीनिंग क्या था कि एक Cl अगर बिलो द प्लेन से आ रहा है तो दूसरा Cl फिर अबव द प्लेन से आएगा, ठीक है। ये होता है एंटी एडिशन का मतलब, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे Cl2 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक Cl ऐड हुई है, तो मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लूंगा, डायरेक्ट अगर मैं इसका प्रोडक्ट लिखूं तो यहाँ पे अगर एक Cl आया है तो यहाँ पे भी एक Cl आ जाए, बड़ा ही सिंपल। हालांकि ये इस मैनर में बनाना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर लिखो तो नीचे लिखो। ऐसे ओपन चेन कंपाउंड्स में, ओपन चेन में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको तो पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री होता है, तो वो तो फ्री रोटेट करके वो किसी भी फॉर्म में रह सकता है, ठीक है ना। वो तो रोटेट करता रहता है बॉन्ड, क्या है। तो अगर इसकी रिएक्शन, इस प्रोपीन की रिएक्शन अगर आईसीएल से करें, आईसीएल क्या है? ये भी एक X2 की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें आप मुझे बताओ कि कौन सा पॉजिटिव फॉर्म में है और कौन सा नेगेटिव फॉर्म में है। क्या I+ की फॉर्म में रहता है? सर आपको कैसे पता चला I+ की फॉर्म में रहेगा? और क्या Cl- की फॉर्म में रहेगा? बोलो क्यों Cl- की फॉर्म में रहेगा? ये क्यों हुआ कि Cl पे नेगेटिव है और I पे पॉजिटिव है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इंडक्टिव फैक्ट। आपको तो मालूम है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे डेल नेगेटिव क्रिएट हो गया और आयोडीन पे डेल पॉजिटिव आ गया। तो अब बताना इसमें जो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होना था इस X2 के एडिशन में, तो अगर मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होना था तो जो Cl- है, जो Cl- है वो किस कार्बन पे जाएगा? डबल बॉन्ड के जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जिस कार्बन पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है वहां पे नेगेटिव हिस्सा वहां पे अटैक करता है। तो हम कहेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, वो होगा CH3 और CH। यहां पे कौन आएगा? बोलो Cl या I? बोलो नेगेटिव हिस्सा आना है तो नेगेटिव कौन है? बोलो नेगेटिव है, यहाँ पे Cl रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और I। इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, इससे पहले मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 बताना चाहूंगा। 4 में आप समझ गए होंगे कि Cl पे नेगेटिव रहने वाला है और I पे पॉजिटिव रहने वाला है। कोई रीअरेंजमेंट इसमें होना नहीं है, कोई रिंग एक्सपेंशन, कोई रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको क्या करवाना है? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग सीधा नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे भेज देना जहां पे हाइड्रोजनों का नंबर कम होता है, ठीक है। लेकिन 4 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन का नंबर भी सेम है और दोनों एक 2 डिग्री है,
है तो याद करो मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता था जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती थी। ये लॉजिक क्यों दिया था आपने? ऐसा क्यों बोला था कि वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होगा? ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है वहां पे पॉजिटिव स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो हम कहेंगे कि जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे नेगेटिव हिस्सा अटैक करता है। ये रूल था उनका, ठीक है ना। तो अब जरा मुझे बताओ कि कहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पे या यहां पे? तो देखो दोनों ही 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो है 5 अल्फा एच मिलने वाले, जबकि यहाँ पे 4 ही अल्फा एच मिलने वाले। तो कहां पे नेगेटिव हिस्सा अटैक करेगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होगी, और हम कहेंगे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी है, तो यहीं पे Cl माइनस अटैक करें और यहाँ पे I आ जाए। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा, यहाँ पे तो कौन आ गया? यहाँ पे तो I ग्रुप आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे Cl ग्रुप आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखें, इसमें आप बताएं डबल बॉन्ड के किस कार्बन पे Cl माइनस का एडिशन है। आपको तो पता है कि Cl माइनस की फॉर्म में है और I जो है वो प्लस की फॉर्म में है। तो आप मुझे बताएं कि Cl माइनस क्या इस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम है? क्यों? यही तो रूल है मार्कोनिकोव का। और इसका जो आंसर होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे तो कौन आ गया बोलो? Cl आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया? I आ गया, ठीक है। कर लोगे अभी? नेक्स्ट आप देखिए, अगर इसमें Br2 का एडिशन करना, क्या करो? दोनों कार्बन डबल बॉन्ड को उड़ा के दोनों कार्बनों पे एक Br ग्रुप अटैच्ड कर दो, बड़ा सिंपल है। तो इसमें जो आंसर आएगा ना बाबू जी, वो ये हो जाएगा। देखो ये एक Br यहाँ पे लगा दो और एक Br इस कार्बन पे लगा दो, ओके। अब एक सवाल और था, सवाल नंबर 3 आप देखें। 3 में देखिए Br2 का एडिशन है, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों पे एक एक Br आ जाएगा। क्यों? अच्छा, दोनों पे जो एक एक Br लगने वाला है, तो इसमें आप देखिए Br2 जो ऐड होता है ना, तो वो सिन एडिशन करेगा या एंटी एडिशन करेगा? वो एंटी एडिशन करता है। मैंने बताया कि एक अगर अबाउट द प्लेन से जाएगा तो दूसरा बिलो द प्लेन से आएगा। यही तो होता है एंटी एडिशन का मीनिंग, मतलब बिल्कुल एंटी पोजीशन पर टेक करना, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मानो कि ये Br अबाउट द प्लेन से आया, इस कार्बन पे जो Br आया है, अगर मानो कि वो अबाउट प्लेन से आया है, तो सीधी सी बात है इस कार्बन पे जो Br आएगा वो कहां पे आएगा बोलो? बिलो द प्लेन पे आएगा। आप इसका पॉजिटिव भी बना सकते हैं। कैसे? कि सर हो सकता है ये Br बिलो द प्लेन में, कोई बात नहीं, ये अबाउट प्लेन में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये देखो ये sp3 कार्बन हो गया, पहले sp2 था। sp3 में 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन होता है, एक अबाउट द प्लेन होता है, तो एक कहां होता है? बिलो द प्लेन होता है। यानी जाहिर सी बात है, अगर ये Br ग्रुप अबाउट प्लेन में आया है, तो यहां अटैच्ड जो मिथाइल ग्रुप था वो कहां पे गया है? वो बिलो द प्लेन में गया है। और यहाँ पे जो अटैच्ड पहले से इथाइल ग्रुप था, ये कहां पे गया है? अबाउट द प्लेन में, क्योंकि इस कार्बन पे एक Br ऑलरेडी बिलो द प्लेन है। प्लस इसका एक मिरर इमेज और बन जाएगा, इसका एक प्रोडक्ट और बन जाएगा। बोलो कौन सा? कि यहाँ पे इस कार्बन पे जो Br आने वाला है ये बिलो द प्लेन में हो जाए, और इस कार्बन पे जो Br आने वाला है ये अबाउट द प्लेन में हो जाए, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखो हमने स्टार्टिंग में 4 तरह के एडिशन लिए थे। कौन कौन से जरा याद करो? एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HOX। ये 4 ही एडिशन हमें एल्कीन पे पढ़ने थे एक करके, जिनमें से हम एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2O, अच्छा एडिशन ऑफ H2O में भी 3 मेथड हमने पढ़ा। बोलो कौन कौन से? एक बार नाम बता दो जल्दी से। देखो ऐसे रिकॉल करते रहो तो याद रहेगा। तो उनमें सबसे पहला था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तीसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर हमने पढ़ा एडिशन ऑफ X2, यहां भी मार्क को बोल। अब लास्ट है एडिशन ऑफ HOX। ये लास्ट है एडिशन ऑफ HOX, या इसको एडिशन ऑफ H2O प्लस X2 भी बोलो, ठीक है ना। H2O प्लस X2 लिखा हो ना तो उसका मतलब भी HOX ही होगा, मतलब सवाल में दिया जा सकता है इस तरह का। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि अगर कोई प्रोपीन है और प्रोपीन की रिएक्शन अगर HOX से दी जाए
HOX है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है CH3CH, यहाँ पे तो OH कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे कोई एक हेलोजन ग्रुप कनेक्ट हो जाता है, या मैं ऐसे कह देता हूँ यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्या इसका मैकेनिज्म रहा होगा, तो आप जरा एक बार इसका मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म क्या है साहब? मैकेनिज्म ये है कि जो HOX होता है ना, जो HOX होता है, ये HOX सबसे पहले प्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटोन को एक्सेप्ट करना, प्रोटोन को ग्रहण करना, प्रोटोनेशन कहलाता है। और ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके HOX जो है वो H+ को एक्सेप्ट करता है, और H+ को एक्सेप्ट करने के बाद में आप देखें कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों ये पॉजिटिव चार्ज आया है आप मुझे बता सकते हैं? याद है, जो भी लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है या लोन पेयर डोनेट करता है उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब जैसे ये पॉजिटिव आया तो यहां से ये H2 लीव कर जाता है, और जैसे ये H2 यहां से लीव कर जाएगा, जैसे ये H2 आउट हो जाएगा तो साथ में बन जाएगा X+, और ये जो X+ है यही अपना रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये जो H2 है ये H2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बड़ा सिंपल। और आपको तो पता है कि हेलोजन पे भी तीन लोन पेयर अवेलेबल है, तो यहां भी हेलोजन पे लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर तो यहां भी है सब, यानी ये एक इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है, एक इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल बना है इस रिएक्शन में, जिस इलेक्ट्रोफाइल के पास में खुद ही इलेक्ट्रोफाइल के पास में लोन पेयर अवेलेबल है। और इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल होता है तो हमने कहा है कि वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाता है, ठीक है ना। याद है, दो तरह की मैकेनिज्म देखा था, एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म और एक था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। तो ये जो है ये अगर इस तरह का कोई इलेक्ट्रोफाइल हो जिसके पास में खुद के पास ही अगर लोन पेयर अवेलेबल हो तो वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाता है, ठीक है ना। क्या है सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में जो एल्कीन है उस पे रिएक्शन होनी है। तो जो एल्कीन है साहब, जो एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन होती है पहले इस H+। आपको तो पता है ना कि H+ और H2 अगर दोनों अवेलेबल भी है अपने पास में तो H2 तो रिएक्शन कर नहीं सकता। बोलो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि H2 एक न्यूक्लियोफाइल है, और आपको तो मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और H+ क्या होता है? H+ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता था कि H2 ही H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल? मैंने आपको पहले ही बताया था कि H2 जो होता है वो स्टैंड पर डिसोसिएट नहीं होता, खुद से ब्रेक नहीं होता H+ OH- में। तो आप जरा देखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करें, उधर किधर भी ब्रेक करना है जिधर जिधर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो इस कार्बन पे प्लीज करेक्ट इट, आई विल मिस्टेक, ये H+ नहीं, ये X+ एक्चुअली। आपको तो पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो X+, मैंने गलती से यहाँ H+ लिख दिया था, आप उसको सही कर लें, ठीक है ना। समझ आ गई बात? मैंने प्लीज मुझे माफ करें, यहाँ पे H+ मैंने लिख दिया था गलती से, लेकिन वो X+ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको X+ करें, आप उसको ठीक कर लें, ठीक है ना। वैसे आपने अभी तक लिखा नहीं होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। नहीं सर हम साथ साथ लिख रहे थे, तो साथ साथ मत लिखो ना, पहले समझ लो फिर पॉज करके लिख देना, ठीक है ना। चलो भाई, क्या सर कभी क्या कहते हो कभी क्या कहते हो, ठीक है ना। तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल के पास में पहले H+ अटैक करेगा, और ध्यान देना जैसे ही CH3 इस प्रोपीन के पास में यहाँ पे हेलोजन ग्रुप कनेक्ट हुआ, तो याद करो ये उस तरह की सिचुएशन बन चुकी है जैसा कि H2 में एडिशन किया था, याद है आपको। ये लोन पेयर तुरंत ही कोऑर्डिनेट कर जाएगा। क्यों साहब? पॉजिटिव अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, तो क्यों ना इसका प्लस एंड ले लिया जाए, क्यों ना इसका लोन पेयर ले लिया जाए, ठीक है। और ये साइक्लिक हेलोनियम कैटाइन बनाएगा, वही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, सेम रिएक्शन है प्रीवियस वाली जो थी, एडिशन ऑफ H2 और एडिशन ऑफ HOX का सेम इंटरमीडिएट बनता है साइक्लिक हेलोनियम कैटाइन, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, और यही वाला स्टेप स्लो होता है और यही वाला स्टेप RDS भी। तो यहां पे बन जाएगा CH3 और CH, देन CH3, आई एम सॉरी
ये यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन एटम और ये इधर से कनेक्ट हो गया और इस पे एक आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये बना है साइक्लिक हेलोनियम कैटाइन या आयन, ठीक है ना। और यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। बोलो इसमें क्यों रीअरेंजमेंट नहीं हुआ? रीअरेंजमेंट का ऑप्शन नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि रीअरेंजमेंट के लिए फ्रीली कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, लेकिन इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जहां पे फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है वहां पे कोई रीअरेंजमेंट की संभावना भी नहीं रहती है, ठीक है। चलो तो अब यहां पे कौन अटैक करेगा? अब यहां पे आएगा H2 जो कि न्यूक्लियोफाइल है, और आपको तो पता है कि जो H2 होता है, H2 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैक करता है। कभी भी ऐसा मत करना प्लीज कि OH- और H+ अलग अलग तोड़ के आप H2 को उड़ा रहे हो, वहां से अटैक करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन अब दिक्कत ये कि वो इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा, तो उसी कार्बन पे आएगा जिस कार्बन पे ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो ये 1 डिग्री कैटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये लोन पेयर जो है वो यहीं पे कोऑर्डिनेट करेगा। तो फाइनली ये बन जाएगा CH3 और CH, और यहां पे आ गया CH2 और ये X3 हो गया, बोलो। और इस कार्बन में देखना, अच्छा क्या ये भी एंटी एडिशन है? क्योंकि एक साइड से तो X+ नहीं है ना, तो अब जो H2 आने वाला है वो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा ना, इट इज एंटी एडिशन। क्यों भाई, बोलो। तो एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HOX इन दोनों में एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब क्या है? एक ग्रुप अगर अबाउट द प्लेन से आएगा तो दूसरा बिलो द प्लेन से आएगा, ये होता है एंटी एडिशन का मतलब। तो यहां पे क्या बन जाएगा, इस कार्बन से सबसे पहले कौन जुड़ेगा? इस कार्बन से जुड़ेगा एक ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है उसके पीछे पीछे 2 हाइड्रोजन एटम भी है, तो ऑक्सीजन के पीछे पीछे आगे 2 हाइड्रोजन एटम। क्या इसके पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा? यस, बोलो क्यों? क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया है, तो ये एक अनस्टेबल सिचुएशन बनी, ठीक है। अब क्या होगा साहब, अब यहां से ये जो H+ है, जो स्टार्टिंग में एक कैटलिस्ट की भांति गया था वो वापस से निकल जाएगा, और जैसे ही H+ निकलेगा तो फाइनली यहां प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो यहाँ पे OH बच गया, और फाइनली यहाँ पे बच गया एक हाइड्रोजन एटम, और ये जो प्रोडक्ट बना है वो यही वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। आपको मैं एक पॉइंट और याद दिलाना चाहूंगा, देखो इसमें जो HOX होता है ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको OH- में और X+ में ब्रेक कर दें, ठीक है। डायरेक्ट टर्मिनल ट्रिक सुन ले, HOX को OH- और X+ में ब्रेक कर दें, और OH- जो रहेगा ना, और यहां मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करें। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल आपको क्या करना है, HOX को एल्कीन पे ऐड कर देना। बस ध्यान इस बात का रखें कि यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, वरना गलती कर बैठो, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान रखें कि यहां रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। इंटरमीडिएट यहां कार्बोकेटाइन नहीं है, साइक्लिक हेलोनियम कैटाइन है, हेलोनियम आयन है, तो यहां पे फ्रीली कार्बोकेटाइन नहीं बनने की वजह से यहां रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो मैं कुछ की पॉइंट्स लिखा हूं। सबसे पहला की पॉइंट क्या है? सबसे पहला की पॉइंट है, अच्छा क्या ये भी एक एडिशन रिएक्शन? और आप देखोगे इस कार्बन पे OH और इस कार्बन पे X ऐड हो गया, और एडिशन की पहली स्टेप जो RADS है, जो स्लो स्टेप है, उस स्लो स्टेप में हेलोनियम आयन जो है उसने अटैक किया। हेलोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक, ये रिएक्शन जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हुआ है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है हेलोनियम आयन, ये ऐड हुआ, ठीक है। और यही वाला स्टेप स्लो स्टेप है, तो जाहिर सी बात है ये वाला स्टेप क्या होगा? ये वाला स्टेप RADS भी होगा। स्टेप नंबर ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 देखें, जो सेकंड स्टेप है
वो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल कौन है साहब, न्यूक्लियोफाइल है H2, उसका एडिशन हुआ, ठीक है, और वो एक फास्ट स्टेट में एडिशन करता है, ठीक है ना, फास्ट स्टेट में ऐड होता है। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 क्या है, इसमें जो इंटरमीडिएट है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन जो होता है वो इसका इंटरमीडिएट बनता है। फाइनली एक पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, नंबर 5 देखें, और इसमें नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और अगर कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, पहले बढ़ेगा। और ओवरऑल आप देखिए कि जो OH माइनस नेगेटिव हिस्सा है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड हो रहा है जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या कम है, ठीक है ना। जो नेगेटिव हिस्सा है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर के जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। तो ओवरऑल ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, तो फॉलोड बाय, बोलो, MKW रूल, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके कुछ की पॉइंट्स सब याद रखें। हम एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर हम सभी मिक्स करते हैं मीटर जितना हमने, एक दो एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 1, आप एक काम करें, आप एक बार ये सारा सी नोट कर लें, फिर मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, मैं इधर इधर एग्जांपल लिख रहा हूं, इधर इधर आप ये नोट कर लें, ठीक है। देखो ऑफलाइन क्लास में तो ऐसा ही हम कहते थे, क्यों, याद है आपको, कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ये नोट कर लो। अभी ऐसा नहीं करें तो भी बेहतर है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके सारा सीन देख सकते हैं और मेरे साथ बराबर हो सकते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं हो सकता था ना, वहां पॉज थोड़े कर सकते थे, इधर आप ऐसे खड़े रहो, हम लिख ले थोड़ी देर, मास्टर चुप नहीं बैठ सकता ना उस टाइम। चलो फिर वो मजाक की बात थी। आप ये नोट करें एक बार, ठीक है ना, आप ये सारा सीन नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। चलो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, CH3 CH double bond then CH2 on reaction with HOCl. Example number 2, एक बार नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसकी रिएक्शन करवाना है HOBr से, ठीक। नंबर 4, एक ही बदल लिखिए, इसकी रिएक्शन करवाना है HOCl से। लास्ट एक और कर दोगे, थोड़ा सिंपल से लिख देता हूं, क्या, एक मैं कर देता हूं, इस तरह का, बताओ भाई, आप नोट करो एक बार, जल्दी से नोट करो ना, करो भाई जल्दी करो। कर लिया आपने नोट? अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। देखो मैंने आपको डायरेक्टली बताया आपको क्या करना है, आपने HOCl में OH माइनस, HOCl में क्या करना है, OH माइनस और Cl प्लस में इसको ब्रेक करना है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे एडिशन कर देना। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कैसे एडिशन करोगे, नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे सेंड कर देना, नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड हो जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, ठीक है ना। तो जरा बताना, ये OH माइनस इस कार्बन पे आ गया और Cl जो है इस कार्बन पे आ गया, तो क्या मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं? मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग किया है, नंबर 8 पॉइंट जो है ना, नंबर 8 पॉइंट वो मैं यहाँ लिखा हूं। यहाँ का एक पॉइंट है जो मैंने मिस किया है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप अगर आपके पास स्पेस है तो लिख देना, वरना मैंने इधर तो लिख ही दिया है एंटी एडिशन। इसमें जो एडिशन होता है ना वो एंटी एडिशन है, मतलब ये की पॉइंट्स में भी लिखी है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। नंबर 8 पॉइंट है कि इसमें एंटी एडिशन होता है। चलो तो इसमें देखो CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा CH, और यहाँ पे तो कौन आ गया, OH ग्रुप आ गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl एटम आ जाएगा। हालांकि आपको जब ओपन चेन्स में इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होती कि ये नीचे है कि ऊपर, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड रोटेशन फ्री होता है। तो अगर आपने वैसे भी लिख दिया तो वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। इसमें बताओ, अब इसमें दोनों में हाइड्रोजन की संख्या कॉमन है, दोनों में हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तो अब कैसे करोगे? अगर हाइड्रोजन की संख्या समान हो तो मैंने बताया था कि मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाना चाहिए, नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाना चाहिए जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, लेकिन यहां हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। तो रूल हमने ये बनाया था जरूर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां पे एडिशन करें, लेकिन ये रूल हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। मेन रूल क्या होता था, जो लॉजिक था वो क्या था कि वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो आपको क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा बस ये बताना है। तो यहाँ पे 4 अल्फाज, यहाँ 5 अल्फाज है, तो आप समझ लोगे कि नेगेटिव यहाँ पे जाना है, तो नेगेटिव अगर यहाँ पे जाएगा, अगर आपने OH को यहाँ पे सेंड किया है तो Cl एटम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलो इसमें बताओ, तो इसमें जो OH माइनस है और जो Br प्लस है, तो OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे ये Cl एटम जाए, सॉरी OH जो ग्रुप है वो जाए। तो OH ग्रुप अगर यहाँ पे अबाउट प्लेन में गया तो जो मिथाइल ग्रुप है वो बिलो द प्लेन में हो जाएगा, ठीक है, वो तो आप बनाएंगे ना। अगर ये OH ग्रुप अबाउट प्लेन में आया होगा तो ये बिलो द प्लेन में रहा होगा, अगर ये बिलो द प्लेन में आया होगा तो ये अबाउट प्लेन में रहा होगा। यही तो होता है एंटी एडिशन का मतलब। OH अगर अबाउट प्लेन में आया है तो Br को बिलो द प्लेन में आना पड़ेगा, OH अगर बिलो द प्लेन में आया तो Br को अबाउट प्लेन में आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें क्या कोई रीअरेंजमेंट होगा? क्या ये 3 डिग्री में जाएगा? OH माइनस और Cl प्लस, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। भले इसमें मार्कोनिकोव रूल लगेगा तो OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे आया था, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे तो कौन आ गया, OH आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, Cl आ गया। कर लोगे भाई? नहीं हो पा रहा क्या? चलो इसमें बताओ, इसमें OH माइनस किस कार्बन पे आएगा मुझे इतना बताओ बस, और Cl प्लस आएगा। OH क्या यहाँ पे आएगा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, तो OH यहाँ पे आ गया और Cl यहाँ पे आ गया। तो इसमें जो आंसर आया वो क्या हो जाएगा? इस कार्बन पे तो कौन आया, OH, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इस कार्बन पे कौन आ गया, Cl, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप एक बार ये सारा सीन नोट कर लें, ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। या मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही आपको सिखाया था कि आप इसको नोट ही कर लें, ठीक है। ये सारा सीन नोट कर लोगे जो ग्रुप है, कर लिया आपने? बोलो। अब हम अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करो, एक बार पेन कॉपी बंद कर दो, अगर लिख लिया तो, नहीं लिखा तो भी बंद कर दो, ठीक है। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एल्कीन की 4 हमने रिएक्शंस पढ़ी। कौन कौन सी? सबसे पहले एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX में आप एक काम कर लो, अगर मेरी बात मानो तो आप एक बार एल्कीन का केमिकल रिएक्शन का पेज खोलो जल्दी से फटाक से। सबसे पहले रिएक्शन देखो कौन सी थी, एडिशन ऑफ HX। इसके सारे की पॉइंट पढ़ डालो एक बार। इसमें क्या कार्बोकेटाइन बना था? यस, कार्बोकेटाइन भी बनता है, रीअरेंजमेंट भी होता है, और मार्कोनिकोव रूल भी फॉलो होता है। ध्यान रखना, मार्कोनिकोव 2 रूल बता रखे हैं, एक सिंपल रूल था और एक मॉडिफाइड रूल था। मॉडिफाइड रूल कब अप्लाई करना है? जब रीअरेंजमेंट होता है, और जब रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो आप डायरेक्ट हाइड्रोजन से या स्टेबिलिटी से बता सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एडिशन ऑफ HX में सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना है, रीअरेंजमेंट भी हुआ है, और यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट जल्दी से देखो आगे, वो था एडिशन ऑफ H2O। एडिशन ऑफ H2O के 3 मेथड। सबसे पहला निकालो, सबसे पहला था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का रिएजेंट क्या था? इसका रिएजेंट था डाइल्यूट H2SO4 या H2O/H+ या H3O+, यानी H2O के साथ में कोई H+ होना चाहिए, बस क्लियर है इतना। क्या इसमें कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ, और OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर जिसका हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अगर रीअरेंजमेंट
नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो उस कार्बन पे OH जाएगा जिसपे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंज होने के बाद। ठीक है, खैर हम इतना नहीं पढ़ना। हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसका सेकंड पॉइंट क्या था? एडिशन ऑफ H2O में फर्स्ट हमने पढ़ा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सेकंड कौन सा था? सेकंड इसमें था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। जल्दी से रिएजेंट बोलो। रिएजेंट इसका था HgOAc2 in THF और ये मर्क्यूरेशन का रिएजेंट था। और डीमर्क्यूरेशन का क्या था? NaBH4 और H3O+। ये डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट था। ठीक है, NaBH4 एक खतरनाक तो नहीं कहूंगा लेकिन एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो अभी आपने क्या सुना कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो साइक्लिक कैटाइन होता है और वो मर्क्यूरियम आयन होता है, ना कि कार्बोकेटाइन। कार्बन में पॉजिटिव इंटरमीडिएट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और ओवरऑल इसमें मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता है। नेक्स्ट नंबर 3, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO के नाम से हमने इसको बोला था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। याद है क्या? 1 से 1 ऑल बनाने का ये एकमात्र मेथड है मैं तो कहूंगा, और सबसे बेस्ट मेथड है। दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। एग्जाम सवाल में मतलब एग्जाम डायरेक्ट आते हैं इससे। प्रोप 1 से प्रोपेन 1 ऑल बनाओ, ब्यूट 1 से ब्यूटेन 1 ब्यूटेनॉल बनाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये जो कन्वर्जन है वो भी अपने फंडे क्लियर करेंगे। तो एडिशन ऑफ H2O में लास्ट था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, यानी OH डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है ना? या जहां पे अगर हाइड्रोजन की संख्या इक्वल भी है तो आप कहोगे कि जहां पे क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटाइन की वो कम होती है, वहां पे OH माइनस जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और ये सेम एडिशन होता था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो H2O जाता था वो सेम डायरेक्शन से जाता था। उसका रीजन भी था, वो हमने मैकेनिज्म से देखा। खैर, उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ X2 और एडिशन ऑफ HOX। तो ये अभी आपने रिसेंटली देखा है, इन दोनों में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन दोनों में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया जाएगा। अब हम ले रहे हैं, अभी तक जो हमने चारों रिएक्शन पढ़ी है, इन चारों के मिक्स में कुछ एग्जांपल्स, 2 या 3 एग्जांपल लूंगा, लेकिन उसके सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहे। अब हम नेक्स्ट स्लॉट में करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। ठीक, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लिया है मैंने। सबसे पहले आप लिखेंगे ये जो कंपाउंड है इनकी इन कंपाउंड से रिएक्शन करवाना है। मैंने उसी सीक्वेंस में रिएक्शंस को लिया है जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो आओ सबसे पहले देखते हैं HCl CCl4। याद है HCl के साथ में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और कार्बोकेटाइन भी बनेगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा पहले। तो आप इधर देखें एक बार, सभी लोग इधर देखें। यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन इस तरह से बन गया और क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा? अब सर ये रिंग एक्सपेंशन क्या है? अगर आपको ये रिंग एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है तो निवेदन है, एक बार जो YouTube पे वीडियो अवेलेबल है वो आप देख लें। रीअरेंजमेंट वाली एल्काइल राइड के नाम से जो एक वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, वो रीअरेंजमेंट ही मैंने सिखाया है। ठीक है ना? या मैं एक काम करूंगा कि इसी में हाइड्रोकार्बन का स्टार्टिंग का जो 2 वीडियो है वो उसी से रिलेटेड ऐड कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे 12th में तो अपलोड कर ही दिया है। 12th में थर्ड लेक्चर बिल्कुल कॉमन रहेगा, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बेसिसिटी। ठीक है ना? और इवन सॉल्वेंट के बारे में भी मैंने उसमें डील कर दिया है। ठीक है ना? रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इन सभी बारे में हम वहां डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। तो अब मैं बारी बारी से आपको नहीं पढ़ाने वाला, आप वो वीडियो देखें फिर इधर आए। ठीक है ना? और उसके नोट्स को भी बना लें। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होता है और रिंग एक्सपेंशन के बाद में जो इसमें रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग एक्सपेंशन के बाद में ये इस तरह का एक नया कंपाउंड बना लेता है, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और ये 6 मेंबर रिंग के साथ ही इस तरह का एक कार्बोकेटाइन बनाता है और इस तरह का बनाता है। फिर यहाँ पे एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद में
नया जो कंपाउंड बनेगा वो बनता है कुछ इस तरह का, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। क्लियर पॉइंट? तो अब मुझे बताएं कि यहीं पे अगर HCl की रिएक्शन करें तो Cl यहाँ पे ऐड होगा, अगर इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि इसका जो अल्टीमेट आंसर होना है वो 6 मेंबर रिंग होना है, और 6 मेंबर रिंग में भी यहाँ पे एक Cl ऐड हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? सेकंड देखें, HBr के साथ R2O2 दिया हुआ है, तो HBr के साथ अगर R2O2 होता है ना, HBr के साथ अगर R2O2 होता है ना, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, कोई रिअरेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्ट Br उस कार्बन पे चिपकाना जिस कार्बन पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होती है। एंटी मार्कोनिकोव रूल डायरेक्ट ही लगाना भाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा भैया, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट डाइल्यूट H2SO4, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, रिअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है ना, तो ये इस स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर H2O वहां पे अटैक कर जाएगा तो OH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो आंसर होना है वो क्या होना है, इसका आंसर होना है कि यहाँ पे एक OH ग्रुप कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए HgOAC2 इन THF NaBH4 फर्दर H3O+, ठीक है ना, ये ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन वाली रिएक्शन है, उसका रिएजेंट है। उसमें क्या होता था, कार्बोकेटाइन नहीं बनता था, फ्रीली कार्बोकेटाइन नहीं बनता था, रिअरेंजमेंट भी नहीं होता था, लेकिन मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता था, तो रिअरेंजमेंट नहीं होगा तो कोई ना, मार्कोनिकोव तो है, तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव यानी OH उस कार्बन पे आएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, तो हम कहेंगे कि इस कार्बन पे OH आ जाएगा बिना रिअरेंजमेंट करवाए। तो इसमें जो फाइनल करेक्ट आंसर जो बनना है वो ये बन जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप कनेक्ट हो गया, कोई रिअरेंजमेंट यहाँ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए B2H6 इन THF H2O2 देन OH-, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और HBO वाली जो रिएक्शन है उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, तो मार्कोनिकोव का जस्ट रिवर्स यहाँ काम करेगा, तो हम कहेंगे कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है ना, नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन में जाएगा। फिर है ICl, तो ICl में देखें I+ और Cl- कि यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल लगता है, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल Cl- उस कार्बन पे भेज दो जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, तो Cl यहाँ पे आ जाएगा बिना कोई रिअरेंजमेंट करवाए, यानी इसमें फ्रीली कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो रिअरेंजमेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, देखो इस कार्बन पे तो कौन आ गया साहब, Cl आ गया, तो इस कार्बन पे तो आ गया Cl, ठीक है ना, इस कार्बन पे तो Cl कनेक्ट हो गया, और इस कार्बन पे कौन कनेक्ट हो जाएगा, आयोडीन कनेक्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पे आयोडीन। ध्यान से देख लो एक बार, क्लियर? अरे भाई जो Cl- है तो नेगेटिव हिस्सा मार्कोनिकोव रूल के अनुसार उस कार्बन पे जाएगा ना जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, तो यही तो जाएगा ना, बोलो, और यहां जाएगा तो यहाँ Cl हो जाना और यहाँ I हो जाना, क्लियर? नेक्स्ट HOCl, तो इसमें क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल ही करता है, OH- है और Cl+ है, तो OH- उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी, तो OH- उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी, तो यहाँ पे OH आ गया, और Cl+ आ जाएगा लास्ट वाले कार्बन पे जिसका हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एक बार आप फिर से आप एक काम करें, आप एक बार जब इसको रिवीजन के टाइम में देखो तो इनको छुपा के आपको बना के इनका सारे एक बार मैच करना, फिर सारे अगर मैच कर जाए तो ठीक रहेगा, जब तक मैच नहीं करेगा तब तक बारी बारी से लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक दो मैं सवाल और लेना चाहूंगा इससे रिलेटेड। एक सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं कहूं कि CH3 और CH2 देन CH3, अगर इसकी रिएक्शन हम Br2 से करें, याद है ये एल्केन है जिस प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन की रिएक्शन Br2 से करें और H की लिखा हुआ है, यानी हाई हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, H सनलाइट है यहाँ पे, मतलब लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर ऑलमोस्ट, तो आप जरा बताएं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बने और कौन सी रिएक्शन होगी। याद करो एल्केन का हैलोजिनेशन, एल्केन के हैलोजिनेशन में H2 की रिएक्शन करवाते थे एल्केन से और H की उपस्थिति में होती थी रिएक्शन, तो वहां पे फ्री रेडिकल बनता था और एक HBr बाहर हो जाएगा और एक Br वहां पे कनेक्ट हो जाएगा, और ब्रोमिनेशन जो होता था वो सेलेक्टिव होता था,
क्लोरीनेशन रिएक्टिव है जबकि ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है। तो ब्रोमिनेशन के केस में 2 डिग्री वाले कार्बन पे ही फ्री रेडिकल बनेगा, तो वहीं पे एक Br कनेक्ट हो जाएगा। HBr is it is major product, 2-bromopropane is major product। एक सवाल में इससे रिगार्डिंग लूंगा, इससे रिगार्डिंग अगर मैं कहूं कि CH3 और CH डबल बॉन्ड देन CH2 ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें क्या बनेगा? अगर एल्कीन की रिएक्शन Br2 से करवाना है तो क्या बनाता है? एक Br ऐड हो जाएगा दोनों एंटी एडिशन के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू एंटी एडिशन एक कार्बन यहाँ पे Br आ जाना है और एक Br यहाँ पे आ जाना है, तो इस तरह का ब्रोमिनेशन मतलब Br2 का एडिशन हो जाएगा। अब मैं इन दोनों सवालों को मिक्स कर रहा हूं। अब ये सुनना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं ये कर रहा हूं कि यहाँ पे CH3 और CH डबल बॉन्ड देन CH2 इसकी रिएक्शन करवाना है आपको Br2 से, और यहां पे HNO भी लिखा Br, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? यहां पे प्रोपीन भी है, Br2 भी है और HNO भी है। तो ध्यान देना, जब भी Br2 HNO की उपस्थिति में होता है ना, तो ये तुरंत ही फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहां पे कौन सी रिएक्शन थी? यहां पे कौन सी रिएक्शन थी बोलो? ये थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, याद है क्या आपको? ये रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सी थी? याद करो, इसमें एक हाइड्रोजन निकल के वहां पे Br कनेक्ट हो गया, तो क्या सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन है, और फ्री रेडिकल के बेस से जाती है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से जाएगा प्रोडक्ट या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से जाएगा प्रोडक्ट? तो इसमें ध्यान देना, जब भी Br2 के साथ में HNO होता है ना, तो हमेशा फ्री रेडिकल ही बनता है। तो जाहिर सी बात है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि किस कार्बन का हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बनाओगे, ठीक है। तो आप देखिए कि वो हाइड्रोजन निकाले और उस कार्बन में फ्री रेडिकल बनाए जहां फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। देखो यहां पे फ्री रेडिकल बनाओ, एक यहां पे बनाओ, एक यहां बनाओ, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? तो मैं कहूंगा यहां वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो क्यों? क्योंकि डबल सिंगल फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होगा, और डबल सिंगल फ्री रेडिकल में अगर रेजोनेंस होगा तो वो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। यहां पे अगर बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड के कार्बन पे फ्री रेडिकल में कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो वो हाइड्रोजन निकालना और उस कार्बन पे हाइड्रोजन बनाना जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो हम कहेंगे कि ये इस कार्बन से हो जाएगा। क्या ये कार्बन एलाइनिक कार्बन भी है? याद है एलाइनिक कंपाउंड बोलते हैं इस टाइप के इस कार्बन को, तो इट इज एलाइनिक कार्बन, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा CH2Br। ये सवाल JEE 2018 में पूछ चुका है, 2018 था या 17 था, शायद मुझे जहां तक याद है 18 में ही ये सवाल आया, ठीक है ना। और ये सेम सवाल नीट में भी आ चुका है। अच्छा, पहले ये नीट में आया था, उसके बाद ये JEE में पूछ लिया गया, ठीक है। और इसको एलाइनिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। एलाइनिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलाइनिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप समझ में आ गई बात कि जब भी Br2 के साथ में HNO होगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होगा, तो उस कार्बन पे ही फ्री रेडिकल बनाना जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। एक एग्जांपल और दूंगा, इसी से रिलेटेड लेते हैं। चलो, आप बता पाओगे? यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप, इसकी रिएक्शन करवाना है Br2 से, और Br2 के साथ में यहां पे लिया गया है HNO के साथ ली गई है। तो आप जरा बताएं इसका प्रोडक्ट क्या होगा? देखना, यहां का हाइड्रोजन निकाल के फ्री रेडिकल बनाओ तो डबल सिंगल फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है। यहां का हाइड्रोजन निकाल के फ्री रेडिकल बनाओगे तब भी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने वाली है, लेकिन इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल। तो देखो, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे हाइपर कन्जुगेशन भी ज्यादा है और इंडक्टिव भी ज्यादा है।
तब हम कहेंगे कि यहाँ का हाइड्रोजन निकाले और यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के ही फिर रेडिकल बने और ये वन इक्विवेलेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साहब, यहाँ पे बन जाएगा इस तरह का एक हाइड्रोजन निकाल के Br करेक्ट। एक सवाल और लूंगा मैं, एक एग्जाम्पल और लूंगा। अगर मानो आपसे कहा जाए कि प्रोपेन की रिएक्शन करवाना और प्रोपेन की रिएक्शन आपको करवाना है और प्रोपेन की रिएक्शन केवल H2O से करवाना है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था H2H प्लस OH माइनस में तो टूटेगा नहीं। और एल्कीन की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएटर इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है, क्योंकि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और H2O में कोई इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं है। समझ में आएगा? इसलिए कहते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं नंबर 6 एग्जांपल कि अगर प्रोपीन की रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर प्रोपीन की रिएक्शन आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि इसके साथ करें H2O ऑब्लिक H प्लस के साथ इसकी रिएक्शन करें तो क्या पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है। और आपको तो पता है ना ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट तो आप बनाई हो। प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, प्रोपेन 2O इसका प्रोडक्ट हो जाएगा मार्कोनी कोऑफरेट के अकॉर्डिंग। लेकिन आप देखिए कि अगर प्रोपेन की रिएक्शन, अगर आपको कहा जाए कि प्रोपेन की रिएक्शन H2O ऑब्लिक NaCl से करें, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो मैं कहूंगा कि यहां कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो H2O एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल, H2O भी एक न्यूक्लियोफाइल और NaCl में Na+ और Cl- तो है, लेकिन Cl- खुद एक न्यूक्लियोफाइल है जबकि Na+ कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। यस, याद है Na+ का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे आपको ब्लॉक करके इलेक्ट्रोफाइल की केस में, सेकंड कैटेगरी में, सॉरी फर्स्ट कैटेगरी में लिखवाया मैंने, ठीक है ना। फर्स्ट कैटेगरी में ही था कि Na+, H3O+, ठीक है ना, K+, इस तरह के जो ये NH4+, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो बिना इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एल्कीन हो चाहे एल्काइल हो, बिना इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन को करवाना पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है और इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी प्रोपीन की रिएक्शन अगर आपसे कहा जाए कि डाइल्यूट, नहीं मैं ऐसे करूं, अगर इसकी रिएक्शन कहा जाए कि H2O से करो, H2O भी दिया गया है, साथ में एक H2SO4 भी है, मींस H+ भी ले लेता हूं, H+ भी है, ठीक है, और NaCl। अब की बार बताओ क्या अब की बार काम हो जाएगा? क्या अब की बार यहाँ पे H+ एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करके कार्बोकेटाइन बना देगा? लेकिन इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? देखो पहली बार में तो यहाँ कार्बोकेटाइन तो बन जाएगा, तो कार्बोकेटाइन का तो फॉर्मेशन हो गया। ये किसने किया? ये H+ ने किया, जो कि पहले स्टेप में जाकर के ऐड हो गया। लेकिन अब जो कार्बोकेटाइन बना है तो इसमें H2O भी अटैक कर सकता है और NaCl से Cl- भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा Cl, ठीक है। तो अब ये हमने एल्कीन का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और हमने एल्कीन की चारों एडिशन हमने बारी-बारी से पढ़ा है, कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं। अब आपसे निवेदन है कि आप एक बार इस पूरे को चारों रिएक्शंस को एक बार ढंग से पढ़ें नोट्स कॉपी से और ये एग्जांपल सॉल्व करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए